लेके आए हैं रचनात्मक हिंदी सबसे अलग, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अपने अंदाज में। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे साहित्यकार की जो महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य जगत में, और साहित्य जगत के महत्वपूर्ण होने के साथ साथ उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो देने वाले हैं वर्ष 2024 की यूपी बोर्ड हिंदी की परीक्षा। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूँ आज प्रसिद्ध विद्वान, प्रसिद्ध निबंधकार, हिंदी जगत के डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कहाँ होता है, उनका साहित्यिक जीवन क्या है, और उनके द्वारा साहित्य में उन्होंने क्या क्या लिखा, क्या क्या देश को दिया। तो दोस्तों, स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर उन सभी विद्यार्थियों का और उन सभी लोगों का जो सुनने वाले हैं कुछ नया, कुछ अलग इस वीडियो के द्वारा, कुछ अलग, कुछ अंदाज में मेरे ही। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेवली नामक ग्राम में वर्ष 1904 में होता है। तो साथियों, इनका बचपन कहाँ गुजरा? इनका बचपन लखनऊ में गुजरा, क्योंकि इनके माता पिता लखनऊ के निवासी थे साथियों। और इन्होंने जो एमए लखनऊ विश्वविद्यालय से किया और पीएचडी भी लखनऊ विश्वविद्यालय से की। आखिर पीएचडी का विषय इन्होंने आखिर क्यों चुना कि पाणिनिकालीन भारत होना चाहिए। और इन्होंने कल्प वृक्ष हो गया, भारत भूमि हो गया, और मलिक मोहम्मद जायसी पर समीक्षा ग्रंथ लिखा, और हिंदू भारत नामक प्रसिद्ध आगे इन्होंने रचनाएं लिखी। हिंदू भारत भी इन्होंने प्रसिद्ध रचना लिखी, जो कि हिंदी साहित्य जगत में जानी जाती है, बहुत ही प्रसिद्ध है साथियों। और इनका एक निबंध लगा है जो कि मैंने भी इंटर में पढ़ा, और आज भी वो विद्यार्थी इंटर में पढ़ रहे हैं जो कि आज हैं साथियों। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप में इन्होंने आखिर वह कौन सी तीन चीजें बताई थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं एक राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण में। दोस्तों, इन्होंने कहा था कि राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण के लिए हमें चाहिए देश की जनता, देश की भूमि और देश की संस्कृति। यह तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं राष्ट्र के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए। तो साथियों, इनका इस निबंध को पढ़ेंगे और जानेंगे इनके साहित्यिक योगदान। बहुत बहुत स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर आप सभी लोगों का। मैं हूं कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें ताकि वीडियो उन विद्यार्थियों तक पहुंच सके जो देने वाले हैं वर्ष 2024 की परीक्षा यूपी बोर्ड हिंदी की। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं चर्चा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। इनका जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी को होता है। जन्म स्थान खेड़ा नामक ग्राम मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था, और मृत्यु 26 जुलाई सन 1966 ईस्वी को हुई थी। इनके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल था, और इनकी प्रमुख रचनाएं पाणिकालीन भारत, पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष और भारत की एकता एवं कल्पलता, वाग्धारा, मातृभूमि, कला और संस्कृति। तो साथियों, अब बात करते हैं इनकी विस्तृत जीवनी पर। इनका डॉक्टर प्रश्न के रूप में हम देखेंगे प्रथमतः तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। साथियों, यह प्रश्न सन 2000 में आया, सन 2002, 4 और 6, और बात किया जाए 2007 में, तो ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। अब इनकी भाषा शैली, काव्यगत विशेषता क्या है या साहित्यिक विशेषता क्या है, तो दोस्तों जानते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के योगदान पर चर्चा करते हैं। साथियों, इनका जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद स्थित खेड़ा नामक ग्राम सन 6 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। माता पिता का निवास लखनऊ में होने के कारण इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। अपनी शिक्षा भी आपने यहाँ माता पिता की छत्र छाया में रहकर प्राप्त की। उसके पश्चात ये काशी विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद इन्होंने एमए, पीएचडी एवं डीलिट की उपाधि लखनऊ से यानी लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। पाणिकालीन भारत नामक इनका शोध प्रबंध विद्वानों द्वारा काफी सराहा गया। साथियों, अब बात करते हैं साथियों, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं और उनके साहित्य पर गहन अध्ययन एवं अनुसंधान करके डॉक्टर अग्रवाल ने उच्च कोटि के विद्वान के रूप में पर्याप्त ख्याति अर्जित की। आपने लखनऊ, मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक के पद पर भी कार्य किया। सन 1946 से 1951 तक सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट पद पर तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने सुशोभित किया। सन 1951 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। उसके पश्चात सन 1952 में आपने राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान विधि और लखनऊ विश्वविद्यालय के व्याख्याता का पद संभाला। आप समय समय पर भारतीय मुद्रा परिषद और भारतीय संग्रहालय परिषद पटना, ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस, फाइन आर्ट्स सेक्शन बॉम्बे प्रभृति संस्था के सभापति रहे। साहित्य अकादमी के द्वारा भी ये पुरस्कृत हुए। इस प्रकार
प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति का यह महान विद्वान जीवन भर अनुसंधान का प्रकाश विकीर्ण करता हुआ सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए। कृतियाँ प्रसिद्ध रूप से मैं बात करूँ तो निबंध संकलन में पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, कला और संस्कृति, कल्पलता, वाग्धारा, भारत हुए, और शोध ग्रंथों में पाणिनिकालीन भारत को एकता, और समीक्षा ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत और कालिदास कृत मेघदूत की संजीवनी, और सांस्कृतिक ग्रंथ भारत की मौलिक एकता, हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन। अनुवाद ग्रंथों में मैं बात करूँ तो हिंदू सभ्यता, और भाषागत विशेषताओं में मैं बात करूँ तो डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शुद्ध परनिष्ठ हिंदी है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता देखने को मिलती है। हिंदी विषय के अनुरूप उनकी भाषा का स्वरूप बदलता रहा है। सांस्कृतिक एवं शोधप्रद ग्रंथों में गहन गंभीर भाषा का प्रयोग है, तो अन्य निबंधों में उनकी भाषा सरल और सहज व्यवहारिक रूप से दिखाई पड़ती है। देशज शब्दों का प्रयोग तो उनकी भाषा में है, पर उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग प्रायः नहीं है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ उनकी भाषा में नहीं देखने को मिलती हैं। समग्रता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की भाषा प्रौढ़ एवं संस्कृतनिष्ठ परमार्जित साहित्यिक हिंदी, जिसमें गंभीरता विद्वान है तथा उसमें भाव प्रकाश की अद्भुत क्षमता देखने को मिलती है। साथियों, अब बात करते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल एक ऐसे लेखक रहे हैं जिनके संबंध में बहुत कुछ हमें देखने और सुनने को मिलता है। तो साथियों, अब बात करते हैं डॉक्टर अग्रवाल कला और संस्कृति, साहित्य व इतिहास के मूर्धन्य विद्वान थे। पुरातत्ववेदी में विशेष रुचि से मथुरा, लखनऊ राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय दिल्ली में अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करते हैं। एक संग्राहक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान है। आप महात्मा गांधी जी के विशेष रूप से प्रभावित थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान आपने सरकारी विद्यालय छोड़ दिया और खादी वस्त्र धारण कर लिया। आपके लेखन में भारतीय इतिहास, संस्कृति, जीवन दर्शन का एक प्रभावी वर्णन देखने को मिलता है। आप वेद, पुराण, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन कर परिष्कृत चिंतन दृष्टि से अपने भीतर उत्पन्न आपके जो लेखन सर्वत्र विद्यमान हैं, इनके द्वारा हिंदी में लगभग 36 पुस्तकें और अंग्रेजी की 23 पुस्तकें की उन्होंने रचना की। इनके प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि पृथ्वीपुत्र है, ज्योति है, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, मातृभूमि, हर्ष चरित्र एक सांस्कृतिक अध्ययन, पदोदार अभिनंदन ग्रंथ, भारत की मौलिक एकता, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत संजीवनी व्याख्या, और पाणिनिकालीन भारत सावित्री प्रमुख है। साथियों, आप पाठ परिचय की देना चाहूँगा। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने तत्वों के आधार पर राष्ट्र के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जन के मन में विभिन्न तत्वों के सम्मिलन से उसकी उत्कृष्ट राष्ट्र भावना का परिचय दिया है। भूमि के प्रति मातृत्व श्रद्धा जन को आदर्श नागरिक बनाती है। वही संस्कृति तत्व उसमें उच्च भूमि में प्रतिष्ठा कर उसकी भावात्मक एकता की दृढ़ता का परिचायक है। प्रस्तुत निबंध एक गौरवशाली राष्ट्र भाव को जन में प्रसारित करने का स्तुत्य प्रयास है। अब बात करूं तो भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। साथियों, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि भूमि और जन की संस्कृति महत्वपूर्ण होती है राष्ट्र के स्वरूप को निर्धारण करने। भारत का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक स्वरूप और सौंदर्य एवं समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य है, आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितनी अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवत हो सकेगी। या पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतनी ही राष्ट्रीयता भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता, महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी या बड़ी हो, कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है।
गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार का अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघों के जो वर्ष समय में आकर अपना अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आनी चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्तित प्रत्येक तृण, लता, वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख से जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उसे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुएं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने सैकड़ों को पीस कर पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी अभ्युदय के इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले खड़े पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग्न विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उन चिलवटों को जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती हैं। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप में मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा कितना भाग रहा है। अतएव उनका ज्ञान होना आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जलचर रत्नों की राशियां हैं, और उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा नई कारण जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है, और कार्य प्रसन्नता और उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के लिए सम्मिलन से ही राष्ट्र के स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रोहम पृथ्विया, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र के निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप से जागता है, तब राष्ट्र निर्माण के स्तर वायुमंडल में भरने लगते हैं, और इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है, वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र का संबंध को पहचानता है, उस क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा और उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मातृ पृथ्वियो, नमो मातृ पृथ्वियो। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। तात्पर्य यह है, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, और इसी भीति का राष्ट्र भवन तैयार किया जाता है। इस दृष्टि दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र का संबंध को स्वीकार करता है, उसे पृथ्वी के वरदानों को भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए माता के प्रति पुत्र का प्रेम अधोपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले
जन बराबर हैं, उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जन का विस्तार अनंत है और नगर और जनपद, पुर, गांव, जंगल, नाना पर्वत प्रकार जनजीवन से भरे हुए ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं और फिर ये वे मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उनमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों उनके लिए समान क्षेत्र जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी को जन पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने ही अंश पर असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र जागरण और प्रगति एक जैसी उद्धार भावना संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्र वर्षों से भूमि के राष्ट्र जन के तादाद में प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ावों पार करने के बाद राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अजर अमर है। जन का सतही जीवन नदी के प्रवाह की तरह जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। दोस्तों अब बात करते हैं संस्कृति के संबंध में। तो संस्कृति के संबंध में उन्होंने क्या कहा? राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास और प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कम बंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और उसके अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में ही भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति की महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति में विरति कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझा जाना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है और संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्र जन के जीवन का सौंदर्य यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों का पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में सोचा है और जो कर्म के क्षेत्र में रचा है, इन दोनों के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषता के साथ इस युक्ति को निश्चय करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं और परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन के अंतर्विरोध स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रकार के प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विविधियां राष्ट्रीय संस्कृति के समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र की सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, संस्कृति, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक प्रकार राष्ट्र में जनजीवन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से एक सूत्रता जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति का आनंद को पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकारक है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है साथियों।
आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार स्वरूप नहीं, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ कर रखना नहीं चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो साथियों, इसी के साथ यह निबंध यहीं पर समाप्त होता है और कुछ शब्दार्थों की चर्चा करते हैं। जो शब्द कठिन हैं उनके अर्थ भी दिए हुए हैं। और साथियों, अभ्यास प्रश्न तो प्रस्तुत है। शब्दार्थ निर्मूल, तात्पर्य जड़ रहित या आधारहीन कह सकते हैं, और परिवर्धित यानी अच्छी तरह से बढ़ाया हुआ। नग पर्वत, कबंध धड़, सौरभ यानी सुगंध, समन्वय यानी तालमेल, अदम्य जिसका दमन न हो सके, पार्थिव पृथ्वी संबंधित या सांसारिक कह सकते हैं, अभ्युदय मतलब उन्नति उत्थान, तादात्म्य अभेद मिश्रण या संबंध या अभिन्नता, विटप यानी वृक्ष, ध्येय ध्यान देने योग्य उद्देश्य, मित्र यानी दीवार। अभ्यास साथियों, अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सच्चे अर्थों में संपूर्ण राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी कौन है? तो वो है 4 विकल्पों में पृथ्वी। द्वितीय प्रश्न, जन का मस्तिष्क क्या है? 4 विकल्पों में है आखिरी विकल्प संस्कृति। और तीसरा प्रश्न, संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है लोकगीतों व लोक कथाओं या गाथाओं में। साथियों, उत्तर है आ। और अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। साथियों, अब बात करते हैं पृथ्वी वसुंधरा क्यों कहलाती है? पृथ्वी के गर्भ में बहुमूल्य कोष, रत्न, खनिज आदि भंडार भरे हुए, इसलिए वह वसुंधरा पृथ्वी वसुंधरा कहलाती है। साथियों, दूसरा प्रश्न, जागरणशील राष्ट्र के लिए आनंदप्रद कर्तव्य किसे माना जाता है? किसे माना है? उत्तर है पृथ्वी के सांगोपांग अध्ययन को जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना गया है। तीसरा प्रश्न, सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार भरे जीवन के क्षेत्र में उजाला कब दिखाई देगा? साथियों, जब पृथ्वी के प्रत्येक भाग का ज्ञान प्राप्त करेंगे तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे जीवन क्षेत्र में उजाला दिखाई देगा। चौथा प्रश्न, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? संस्कृति के विकास और उन्नति के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। साथियों, अब लघुत्तरी प्रश्नों की ओर चर्चा करूं तो साथियों, यह विषय अब के लिए अध्ययनरत है। साथियों, अब इस पिक्चर के माध्यम से आप इन प्रश्नों का अध्ययन अवश्य करें।